नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं परिवारवाद पर ब्रेक, यानी बीजेपी ने वंशवाद पर रोक लगाने की बात की है। ये कार्यकर्ताओं को उत्साह में लाने वाला भी है और राजनीतिक तौर पर देखें तो एक तरह से कांग्रेस पर आक्रमण भी है। इस पूरे मुद्दे पर इसलिए भी विस्तार से बात की जरूरत है क्योंकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय शुरू हो गए और जिला पंचायत के चुनाव भी चल रहे हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि नामांकन पत्र पंचायतों में दाखिल होना शुरू हो गए। पंचायतों का त्रिस्तरीय चुनाव है और नगरीय निकाय को सीधे चुनाव है। तो इसलिए इस पर बात करना जरूरी, क्योंकि वंशवाद को लेकर बीजेपी में भी बहुत बातें हो रही थी। सिर्फ एक चीज़ का मैं जिक्र करूँगा कि जेपी नड्डा से जब आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, वो भोपाल के प्रवास पर थे एक दिन के, उनसे पूछा गया क्या लीडर्स के नेताओं बच्चों को टिकट मिलेंगे, तब उन्होंने कहा था कि बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह कि कार्यकर्ता फिर कहाँ जाएंगे। तो ये जो उनका संवाद था, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को के साथ साथ देश भर के कार्यकर्ताओं को एक तरह से बूस्ट करने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए टेलीफोन लाइन पर रहेंगी इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले, स्काइप पर रहेंगे रंजन श्रीवास्तव और हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले जेपी नड्डा जी ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। परिवारवाद से हमारा मानना ये है कि पिता अध्यक्ष, बेटा जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में चाचा, ताया, ताऊ, ताई, सब ये हुआ परिवारवाद। हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। हाँ, हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं में और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ बहुत से एमपीज थे जिनके बेटे अच्छे, सक्षम सब लोग हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत से हैं। तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना और उनको एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना, ये हमारा तय है। तो हमने सुना कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि किस तरह से दूसरी पार्टियों में परिवारवाद है, वंशवाद है। उन्होंने नाम लिए बगैर उत्तर प्रदेश में सपा का उदाहरण दिया कि पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बेटा महासचिव है। इसके बाद कांग्रेस की बात भी हुई। हमारे साथ स्काइप पर जुड़ गए हैं रंजन श्रीवास्तव जी और स्टूडियो में है रमेश शर्मा जी। टेलीफोन पर जुड़ेंगी जयश्री पिंगले जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कि दरअसल ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और बहुत सारे जो दिग्गज लीडर हैं वो अपने बच्चों को पार्षद का नहीं बल्कि महापौर का चुनाव लड़वाना चाहते थे और कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के इस जवाब ने उनको थोड़ा सा मायूस किया होगा। लेकिन लीडर मायूस होंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा दम आया होगा कि नेताओं के जो बच्चे उनके अलावा हमारा भी भविष्य है। तो इस पर आपकी राय, क्योंकि नड्डा जी ने इस बात को भी जिक्र किया कि किस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी के पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेटा महासचिव है। उन्होंने नाम नहीं, लेकिन बीजेपी कहती रहती है कि हम दो हमारे दो। तो ये जो जुमलेबाजी है, मुझे लगता है कि इसका तोड़ निकालने के लिए बीजेपी ने पूरे देश में परिवारवाद या लीडरों के जो सुपुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनको चुनाव से बाहर रखने की बात की। आपकी राय? जी देखिए, सबसे पहले नमस्कार आपको जी। देखिए, अभी इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग में किया अंदर जी। और पिछली बार भी आपको याद होगा कि जब कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे को टिकट दिया गया तो उस बात पे भी जैसे उन्होंने अपने बेटे के लिए अपना एक तरह से बात किया पार्टी में, उससे भी पीएम नाराज थे। ये तो खैर पुरानी बात हो गई जी। पार्टी में लगातार एक चर्निंग प्रोसेस चल रहा है कि हम जा किधर रहेंगे। यूपी में भी देखा जाए तो कुछ सब एक्सेप्शन छोड़ दिए, पाँच छोड़ दीजिए जी। जैसे राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिला। अदरवाइज मुख्यतः हुआ है कि जिनके पिता पार्टी में हैं, बड़े पद पे, उनके बच्चों को टिकट नहीं मिला। आज का तो मैसेज बहुत ही क्लियर मैसेज है और बहुत ही बड़ा मैसेज है राघवन जी। और उसमें उसका शुरुआत अगर देखा जाए, मैसेज के पहले देखा जाए, जो आज बोला है नड्डा जी ने जी। अभी जो राज्यसभा में दोनों को टिकट दिया गया, दो महिलाओं को जी। किसी को उम्मीद नहीं थी उन महिलाओं को टिकट मिलेगा और उस वर्ष से आती महिलाओं को टिकट मिलेगा। सब बड़े बड़े नाम उसमें चल रहे थे। तो मैसेज तो पार्टी ने दे दिया, उस पर आज पुख्ता मुहर लगा दिया जेपी नड्डा ने यहाँ पे आकर के। बिल्कुल।
तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो बड़े नेता बड़े मायूस हुए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज तो देना है पार्टी को, वर्कर को। अगर वर्कर में ये भावना नहीं होगी कि हमको दरी बिछाने काम आएंगे, अगर वो दरी बिछाने काम ही आते रहेंगे, तो पार्टी फिर अल्टीमेटली कांग्रेस और पार्टी बन के रह जाएगी। बिल्कुल। इसलिए बहुत ही अच्छा विषय आपका है, और मानता हूं कि जेपी नड्डा ने बहुत ही क्लियर और कड़ा मैसेज दिया है, और पार्टी वर्कर में बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही उत्साह का संचार होगा। रंजन जी, दरअसल ये पूरा मैसेज मुझे लगता है कि देश भर में है, और आज इसकी चर्चा सारे चैनल्स में हो रही है कि किस तरह से बीजेपी ने परिवारवाद, वंशवाद, उसने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तो अपनी जोड़ना चाहूंगा, जी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी उन्होंने बहुत क्लियर उदाहरण भी दिया, मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया, और एक और कि हम बाईपोल हारे, और उन्होंने इंगित किया कि देखिए आपके स्टेट प्रेसिडेंट सीएम किसी और को चाहते थे, क्योंकि सीट खतरे में थी, फिर भी हमने पार्टी वर्कर खड़ा किया, हिमाचल में ही हुआ और हम सीट हारे जी। तो ये उससे बड़ा मैसेज था जो उन्होंने दिया, पूरे देश के लिए मैसेज था, और बिल्कुल सही कहा। और इसमें एक और खास बात है कि देश के मैसेज के साथ मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही, रमेश शर्मा जी इसकी पुष्टि कर सकते हैं अगर मैं सही हूं तो। एक बार कुशवाहा ठाकरे जब मध्य प्रदेश के सब कुछ हुआ करते थे, पितृ पुरुष, मुझे याद है 1993 का इलेक्शन था, जब बीजेपी को अयोध्या में जो ढांचा था उसके गिरने के बाद बर्खास्त किया गया था। उस समय एक लीडर थे सारंगपुर तरफ के पूर्व विधायक, अमर सिंह करके उनका नाम था, उनको टिकट देने की बात हो रही थी, लेकिन टिकट कट गया था। लोग बड़ी संख्या में आए थे, उनका एक तरह से घेराव जैसा किया और कहा कि अगर आपने इनको टिकट नहीं दिया, अमर सिंह कोठार शायद नाम था उनका, कि अगर आपने इनको टिकट नहीं दिया तो बीजेपी वो सीट हार जाएगी। मैं उस वक्त वहां मौजूद था। उन्होंने कहा कि हम हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम टिकट नहीं बदलेंगे। दो टूक उन्होंने कहा और बहुत साफ साफ कहा। हालांकि बाद में वो सीट जीते, लेकिन जो आपने कहा कि आज जेपी नड्डा ने जो क्लियर कट मैसेज दिया है वो पूरे देश के लिए है। और मध्य प्रदेश का उन्होंने उदाहरण दिया कि उपचुनाव में कहा गया था कि हम सीट हार सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि हमको हारना मंजूर है। तो मुझे लगा कि एक बार फिर कुशवाहा ठाकरे की तर्ज पर किसी जेपी नड्डा ने कहा कि भाई हम भले ही हार जाए, लेकिन हम जो नियम बना लिया प्रिंसिपल, उससे हम हटेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ टेलीफोन पर जयश्री पिंगलेव जी भी हैं। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार जी। दरअसल इसकी चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंदौर से लोग चर्चा कर रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय की चिरंजीव को शायद टिकट मिल सकता है महापौर का। ये बातें भी बीजेपी के अंदर खाने में चल रही थी, क्योंकि विधायक है आकाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश के पूर्व बहुत कद्दावर दिग्गज मंत्री रहे हैं। अब वो भाजपा की राष्ट्रीय जो टीम है उसमें नड्डा जी के महामंत्री हैं, महासचिव हैं। लेकिन ये जो मैसेज है वो कितना कुछ देश में मैसेज दे रहा, संदेश पहुंचा रहा है कार्यकर्ताओं को कितना, और खासतौर से दूसरी पार्टी जो परिवारवाद पर चल रही है उनको कितना हिट कर रहा है। जयश्री जी। जी बिल्कुल, बहुत नड्डा जी का आज का जो बयान है वो एक्चुअली पार्टी विद डिफरेंस की हम बात करते हैं बीजेपी को लेकर जी, तो ये उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि पार्टी जो है वो एक अलग धारा में है अब और अलग प्रवाह में है अब। और यहाँ पर अब पूरी, पहले भी कई बार कोशिशें हुई है, लेकिन क्योंकि अब एक और चीज है, हम अगर बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी आज की तारीख में इस तरह की पार्टी है कि वहां पर जो उसको जन समर्थन प्राप्त है उसके मुताबिक भी उसको उम्मीदवारी को लेकर, अगर वो सामान्य कार्यकर्ता, जैसे हमने अभी राज्यसभा में देखा, उन्होंने जिस तरह से एक न पहचाने वाले चेहरे को सामने लाकर खड़ा किया है, जिसने संगठन का या जिस तरह से काम किया हुआ है लगातार, ऐसे एक सामान्य कार्यकर्ता को जिस तरह से उन्होंने मौका दिया है, तो ये क्लियर मैसेज है कि पार्टी जो है वो अलग धारा में है। और जो क्षत्रप जो है कांग्रेस का, जो आज की तारीख में हम देखते हैं जो स्थिति है कांग्रेस की, वो शायद उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ पर बड़े बड़े क्षत्रप जो रहे हैं उनके यहाँ उनके वो क्षत्रपों की वजह से भी कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है। तो पार्टी जो है अब सामान्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आम कार्यकर्ता की पार्टी है। ये क्लियर मैसेज नड्डा जी आज दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में। शर्मा जी, दरअसल एक बात तो क्लियर हो गई है कि अब बीजेपी ने, जो पुरानी बीजेपी है, कुछ उस तरह के काम करना शुरू किए हैं कि भले ही हम चुनाव हारते हैं तो हार जाएं, लेकिन हम जो नीति है उसको नहीं छोड़ेंगे। अगर इस ट्रैक पर बीजेपी है तो उसको बहुत सारे बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। मध्य प्रदेश में कई ऐसे मंत्री हैं वर्तमान में जिनके बेटे भाजपा की राजनीति में सक्रिय हैं, वो युवा मोर्चे के पदाधिकारी भी रहे हैं और अपने मंडल में, जिले में भी काम कर रहे हैं। ऐसे कई पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं जिनके बच्चे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जेपी नड्डा के एक संवाद से, एक वाक्य से सबका पत्ता कट हो गया है। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि
वो चुनाव तो नहीं लड़ेंगे लेकिन पार्टी में उनको काम मिल सकता है, तो एक रास्ता उन्होंने खोला भी है। अगर एक दरवाजा बंद किया तो छोटी सी खिड़की खोली है ताकि वो लोग सांस ले सके, ऐसा ना हो कि वो लोग भी निराशा में चले जाएं। आपकी इसमें राय? नहीं, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक बात कही। भाजपा वैसे नए प्रयोग करने में काफ़ी दिन से इस मामले में प्रयास कर रही थी। आपको अगर याद होगा कि शायद 2 चुनाव पहले, मैं टाइम भूल रहा हूँ, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही निर्णय दिल्ली नगर निगम में लिया था। सारे पुराने टिकट बदल दिए थे, सारे नए टिकट दिए थे और किसी भी नेता के परिवार से संबंधित कोई नगर निगम, दिल्ली महानगर पालिका में उन्होंने कोई टिकट नहीं दिया था। ये उन्होंने एक नया प्रयोग विशेषकर किया था। ठीक उसी प्रकार जब उन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी का नाम मुख्यमंत्री के लिए लिया था, वो भी सारे वरिष्ठों को हटा करके लिया था। तो भाजपा ये 2 प्रयोग जो कर रही है कि नए लोगों को मौका देना, अपेक्षाकृत युवाओं को मौका देना, और ये बात लगभग 2000 के आसपास से भाजपा के भीतर चल रही है, क्या 65 से ऊपर वालों को टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। और सीनियर मिनिस्टर्स को जो 70-75 से ऊपर वाले थे, मध्य प्रदेश में 3 मंत्रियों से त्यागपत्र भी लिए गए थे, उसमें बाबूलाल जी गौर और सरताज सिंह भी एक थे। तो भाजपा निश्चित रूप से नए प्रयोग कर रही है, नए लोगों को देंगे। लेकिन इसमें एक बात जरूर सामने आती है कि नेताओं के परिवार वाले 2 प्रकार से हमको देखने को मिलते हैं। एक तो वो देखने को मिलते हैं जो संगठन में बहुत सक्रिय हैं और निश्चित रूप से उनका अपना स्थान है, और दूसरे वो हैं जो केवल अपने परिवार के जो नेता है उसके नाम पर चल रहे हैं। मुझे दोनों उदाहरण देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर सरोज में लक्ष्मीकांत जी मंत्री थे तो उमाकांत जी भाजपा के जिला इकाई के अध्यक्ष रहे थे। लक्ष्मीकांत जी के मंत्री बनने से पहले वो से सक्रिय रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से निश्चित रूप से एक परिवार के थे, लेकिन दोनों का एक अपना अपना काम था। पूरे जिले भर में उमाकांत सक्रिय थे और सरोज में लक्ष्मीकांत जी का काम बहुत तेज था। या इसी तरीके से वर्तमान में भी अगर आप देखें तो गोपाल भार्गव का लड़का अभिषेक, जिक्र किया तो आज संयोग से लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि भी है। हाँ, आज उनकी, तो हाँ, हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। मध्य प्रदेश के बहुत ही एक तरह से ऊर्जावान और अच्छे मंत्रियों में वो शामिल थे जी। तो जैसे गोपाल भार्गव जी का लड़का अभिषेक, वो भी पूरे जिले में बहुत ज़्यादा सक्रिय है। लेकिन जिस तरीके से कई बार परिवार के नाम पर मिलता है, जैसे खंडवा में किशोरी लाल जी वर्मा के लड़के को जो टिकट मिला तो विधायक है, तो स्वाभाविक रूप से वो पिता के नाम पर ही टिकट मिला और जीता। तो मैं समझता हूँ जो लोग पिता के नाम पर, परिवार के नाम पर करते हैं, उनको पर तो ये सख्ती से लागू होना चाहिए। लेकिन वहाँ जहाँ पर परिवार के लोग सक्रिय हैं और संगठन में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में थोड़ा सा विचार करके देख लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपने अब जब मंत्रियों के नाम ही है तो गोपाल भार्गव जी की बात है, कमल पटेल जी की बात है, शुरुआत में मैंने कैलाश जी का जिक्र किया, कैलाश विजयवर्गीय का, फिर रामपाल सिंह के चिरंजीव भी हैं जो सक्रिय राजनीति में, ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने एक छोटी सी खिड़की खोली कि संगठन में वो काम करते रहें, तो मुझे लगता है कि चुनाव तो नहीं लड़ाएंगे लेकिन संगठन में काम करने का मौका देंगे। अब इसकी तुलना रंजन जी, मुझे लगता है कि जो आज जेपी नड्डा ने कहा है, अब इसका पूरा राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाएंगे। लोग तुलना करेंगे समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से तुलना करेंगे। तो जो मैंने कहा कि एक तीर से 2 निशाने, पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं में जोश और अपने जो प्रतिद्वंदी दल हैं उन पर आक्रमण कि आप परिवारवाद को लेकर चल रहे हैं, आप वंशवाद को लेकर चल रहे हैं। आपके घर के ही 50-60 लोग, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री रहे हैं, कोई संगठन के कर्ता धर्ता है। तो ये अटैक मेरे ख्याल से हमारे दो का जो उनका जुमला है कांग्रेस के लिए, इस पर बड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि लोग चुनाव में इस पर सवाल तो करेंगे। आपकी राय? नहीं, भाजपा राघवन जी चाहते भी है जी, लोग कंपेयर करें। जो यूपी में सफलता मिली है उसमें बहुत बड़ा रोल ये भी था कि भाजपा ने बहुत लोगों को टिकट काटा और मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पिछले कुछ समय से जैसे रमेश जी बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनसे कि पार्टी नया प्रयोग कर रही थी। देखिए, जब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, आपके पास मास बेस होता है, जैसे एक जो मुरलीधर राव जी का बयान है, पहले भी बहुत लोग बोल चुके हैं, पार्टी की बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, PMI हो या सौभाग्य योजना हो या बिल्ड कोई भी हो, उज्ज्वला स्कीम हो, तो उससे मास बेस पार्टी का बना है। पार्टी इस स्थिति में है कि ऐसे रिस्क अफोर्ड कर सकती है कि मैं एक अनुमति चाह रहा हूँ बीच में थोड़ा सा टोकने की आपको। वो जो आपने कहा, जुमला बोला था कि बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है, ये जो 2 राज्यसभा के टिकट हुए हैं, इससे भी साबित हुआ कि बीजेपी पटरी बदल रही है। अब वो सबकी पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, चाहे वो कविता पाटीदार की बात हो या
जो सुमित्रा वाल्मीकि की बात है जी राघवन जी, इस पार्टियां खड़ी हो गई कि वो रिस्क ले सकती है, आपको इग्नोर कर सकती है। कितने बड़े नेता आप हो, आपके नाम पे पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है, पार्टी बिलाजी नाम चुनाव जीत रही है, मोदी शाह के नाम पे पार्टी चुनाव जीत रही है, एक बेस बन चुका है, उसकी स्कीम्स काम कर रही हैं, ऐसे लोग खड़े हो गए हैं। तो अभी जो सिचुएशन है वो पार्टी में प्रयोग करने का है, प्रयोग धर्मिता का है, और पार्टी बहुत ही तहत के साथ प्रयोग कर रही है जी। लेकिन एक बात और है, मैं रमेश जी जैसे से पूछूंगा कि अभी तो वो प्रयोग कर सकती है और उसके पास खोने के लिए भी कि वो कुछ अगर घाटा भी हुआ तो वो पूर्ति कर लेंगे, लेकिन जब बीजेपी बहुत कम पर थी, 0 पर थी, तब वो कहती थी खोने के लिए कुछ नहीं इसलिए हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, माने इसका मतलब कि जिसमें जिसे कहेंगे कि अगर गुगली बॉल पर शॉट मारने की ताकत है तो वो हर बार खेल सकता है बढ़िया। जब कुछ नहीं था तब भी रिस्क ली, अब बहुत कुछ है इसलिए रिस्क ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भीतर का जो रिस्क जोखिम लेने वाला प्लेयर है वो स्ट्रांग है। रंजन जी मुझसे पूछ रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। सर, उसमें एक और मैं चीज जोड़ना चाहूंगा राहुल जी, आपके फोरम का फायदा उठाते हुए। जी एक जो अभी मेरे कल परसों बात हो रही थी, एक बड़े नेता हैं, उनका बोलना था, देखिए जो पीढ़ी परिवर्तन है ये पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने एमपी का एग्जाम्पल देते बताया कि नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, अनूप मिश्रा, ऐसे कैलाश विजयवर्गीय, ऐसे जो सेकेंड पीढ़ी के नेता हैं आए कहाँ से? पहली पीढ़ी तो किसी और की थी, कुशवाहा ठाकरे जी थे, प्याला खंडेलवाल थे, सुंदरलाल पटवा थे। कह रहे पहले क्या था, पहले भी पीढ़ी परिवर्तन होता रहा है, लेकिन अभी क्या है कि पार्टी में एक बताने का दौर है, एक नए तरह के प्रयोग का दौर है, वो हो रहा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो पुराने लोग हैं, जो कमिटेड लोग हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी खड़ा किया है, उनको इस झटके में इग्नोर करते बहुत ज्यादा, और वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो निराशा न व्याप्त हो जाए। एक सेक्शन तो खुश होगा जो वर्कर हैं, लेकिन उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरीके से ना हो, बोले बुलडोज ना किया जाए, बुलडोजर ना चलाया जाए इसमें, दूसरा वर्ग है वो बहुत ही हतोत्साहित और निराश हो जाए। आपने ठीक कहा, मैं अगली बातचीत इस पर करने वाला था। लेकिन जो उस समय के लोग थे उसमें जिनसे ट्रेनिंग हुई थी, जिनसे प्रशिक्षण मिला था, चाहे आपने नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिया हो, शिवराज सिंह का नाम लिया हो, अविभाजित मध्य प्रदेश में ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, या उस पीढ़ी में हम कह सकते हैं कि रमन सिंह भी, उनको ट्रेन करने वाले कौन लोग थे? कुशवाहा ठाकरे थे, प्यारेलाल खंडेवाल थे, नारायण प्रसाद गुप्ता थे। आज जो ट्रेंड करने वाले हैं, आज तो आपने पूरे घर के बदल दिए एक साथ। तो ये जोखिम है और इसके नतीजे आपको भी दिख जाएंगे इस चुनाव में जो होने वाला है नगरीय निकाय का, कि आपने जो एकदम से पूरे घर के बदले हैं, रिस्क लिए, क्योंकि इसमें आपकी टीम आउट नहीं होगी, राज्य की सरकार का चुनाव नहीं है, ये एक तरह का टेस्ट है आपका, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पूरे घर के बदले हैं उसके नुकसान क्या है। मैं लौटूंगा आपके पास। जयश्री जी, जो बात रंजन जी ने की मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं कि क्या बिना ट्रेंड किए हुए पूरे घर के आप बदलेंगे एक साथ तो फिर दिक्कत जाएगी, क्योंकि विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चे के लोग बीजेपी को नहीं चला सकते, ये हर कोई पार्टी के भीतर कर रहा है, लेकिन पार्टी का अनुशासन है इसलिए लोग बाहर आकर ये बात नहीं कर रहे हैं। और ये बात कितनी सही और गलत है अभी ये चुनाव में साबित हो जाएगा कि 50 से कम वालों को टिकट दिए और बीजेपी जीत गई तो मान लिया जाएगा कि पीढ़ी परिवर्तन को भाजपा ने स्वीकार किया है, और नहीं तो ये माना जाएगा कि ये प्रयोग खारिज हो गया है और विधानसभा में पार्टी थोड़ा सा एहतियात बरतेगी। आपकी राय? जी, मुझे लगता है कि जो नगर निगम और पंचायतों की चुनाव होते हैं वो ही एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से आप नई लीडरशिप को खड़ी करते हैं। नई लीडरशिप वहीं से खड़ी होती है। तो ये बहुत ही मुझे वाइज डिसीजन लग रहा है, बहुत ही सकारात्मक पार्टी का निर्णय लग रहा है मुझे संगठन के लिहाज से, कि नई लीडरशिप को आप मौका नहीं देंगे तब तक एक नई जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स की कैसे खड़ी हो पाएगी। और लीडरशिप इस तरह की होनी चाहिए जिसमें कि जो आम व्यक्ति, चाहे विद्यार्थी परिषद हो या नीचे के मंडल का व्यक्ति हो, जो कि पार्टी के लिए लगा हुआ है, पार्टी के लिए जबरदस्त संघर्ष कर रहा है, उस व्यक्ति की अगर आज आपने उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया, उसको पहचान नहीं दी, उसको आपने ताकत नहीं दी, तो पार्टी की मजबूती की हम कल्पना नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में। तो ये संगठन का जो फैसला है मुझे लगता है। और आप पहले देखिए कि इसके पूर्व में भी इंदौर में जब 30-35 साल पुरानी बात है, जब मेयर हुआ करते थे राजन धारकर, और तब भी कहा जाता था कि बहुत नए चेहरों को, नए लोगों को पार्टी ने मौका दिया था, और दिग्गज जो कांग्रेस के थे उनको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था नगर निगम के चुनाव में। तो उस लिहाज से भी अगर आप जैसे जी पहले पीढ़ी परिवर्तन का रेशो था 70 और 30 का। 70% पुराने होते थे, 30% या 40% नए लोग आते थे।
अगर आप पूरे एकदम बदल देंगे, मैं क्रिकेट की भाषा में, रमेश जी भी शायद क्रिकेट को थोड़ा बहुत समझते हैं, हालांकि अब तो हर पीढ़ी लोग जानते हैं, जैसे ही सौरभ गांगुली की कप्तानी जा रही थी तो ट्रेंड किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को कि जो नया लीडर आ रहा है वो कप्तानी में थोड़ा सा ट्रेंड हो जाए, उसके बाद उसको कप्तानी दी जाए। फिर जब महेंद्र सिंह धोनी जा रहे थे तो फिर विराट कोहली को उन्होंने उसके साथ ट्रेंड करना शुरू किया ताकि लीडरशिप उनके हाथ में आए तो वो टीम को संभाल सके। अगर एकदम से आप किसी को कप्तान बना देंगे और फिर उसके साथ पूरी टीम नहीं कर देंगे, आप देखिए कि जो भाजपा की टीम है आज की तारीख में, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा, तो पूरी टीम नहीं है एक तरह से। आपके कार्यालय मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्रियों की बात करें तो कविता पाटीदार जिनको राजसभा में भेजा गया है, वो कितने साल से प्रदेश भाजपा में उन्होंने काम किया है, मध्य प्रदेश को कितना जाना है। सवाल ये नहीं है, मैं उसकी बहुत गहराई में अभी जाने का वक्त भी नहीं है, लेकिन पहले जो आपने धारकर जी का उदाहरण दिया या रमेश शर्मा जी इस बात को मेरे ख्याल से अच्छे से समझा पाएंगे कि किस तरह से बीजेपी नए लीडर को तराशती थी और फिर जब वो पूरी तरह से शेप में आता था, आकार जाता, तब उसको कमान सौंपती थी, फिर वो अच्छी बैटिंग करता था। चाहे उसमें फिर सुंदरलाल पटवा की बात करें, हम कैलाश जोशी जी की बात करें, या उसके बाद हम बात करें बाबूलाल गौर की, या शिवराज जी की बात करें, मेरे ख्याल से शिवराज सिंह जी उसी समय उस सांचे में ढले थे जो कुशाऊ ठाकरे और पटवा जी का सांचा था। आज वो इसलिए चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं और सफल मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से साबित हो रहे हैं। आपकी राय? नहीं, स्वाभाविक रूप से एक बात तो हमको समझ लेना पड़ेगा कि अन्य राजनीतिक दलों में और भाजपा की राजनीति में एक बुनियादी फर्क है। भाजपा चूंकि कैडर के आधार पर काम करती है, अगर वो चेहरा बदलते हैं तो उनको कोई बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पिछले 15 वर्षों का 20 वर्षों की भाजपा की वर्किंग देख रहे हो तो उन्होंने निचले स्तर पर कैडर खड़ा किया है। एक मतदान केंद्र पर उन्होंने 10 कार्यकर्ता तैयार किए हैं और त्रिदेव खड़े किए हैं वहाँ पर, जो नाम दिया एक मतदान केंद्र के ऊपर। तो मोटे तौर पर उन्होंने कैडर खड़ा किया है। और ये जो अभी जो प्रयोग कर रहे हैं नगर निगम में और नगर पंचायतों में, ऐसा प्रयोग अगर आप देखें तो ठीक है, इस बार वो घोषणा के साथ कर रहे हैं। आप पिछले पंचायत चुनाव को, स्थानीय निकाय चुनाव को देख लीजिए, पिछले इन दोनों चुनावों में लगभग 60% नए लोगों को उन्होंने टिकट दिया था। तो कुल मिलाकर के ये प्रयोग निरंतर वो करते चले जा रहे हैं। तो ये प्रयोग कौन कल्पना कर सकता था कि वो दिल्ली में प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी को बुला करके देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के परिवर्तन का प्रयोग जो है वो उनका आरंभ से ही है। मैं बहुत पुरानी बात बताता हूं, भाजपा का जो पूर्व स्वरूप था जनसंघ, 1967 में बलराज मधोक, 1967 की बात है या 66 की सन, इसके आसपास होगा, कानपुर में जनसंघ का अधिवेशन था और उन्होंने एकदम बदल दिया था बलराज मधोक को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। तो भाजपा इस तरह के निर्णय लेने की आदत रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर ये निर्णय के साथ भाजपा एक दूसरा संदेश भी देना चाहती है। भाजपा एक नारा रहा है कि वो सत्ता को समाज सेवा का माध्यम समझते हैं, राजनीति उनके लिए सत्ता अभिष्ट नहीं है, ये उन्होंने कई बार कहा। इस निर्णय से एक बात जो भाजपा स्टैब्लिश करेगी कि नेताओं के परिवार के बच्चों को या उनके परिवारजनों को संगठन में काम करने का या संगठन से इतर जो उनके अनुषंगिक संगठन हैं उनमें सक्रियता बढ़ाने के पीछे ये मैसेज भी देना चाहती है कि अगर हम भाजपा में आ रहे हैं तो समाज की सेवा करना, संगठन की सेवा करना और विचार को मजबूत करना, ये हमारा प्रमुख रहेगा, सत्ता केवल प्रमुख नहीं है। पिछले कुछ दिनों से एक वातावरण बन गया था, राजनीति का मतलब हो गया था कि पद प्रतिष्ठा ही, पार्षद बन जाओ, सरपंच बन जाओ, विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ। मैं समझता हूं भाजपा इस जो मान्यताएं हैं जन सामान्य की, उसको तोड़ करके राजनीति समाज सेवा का माध्यम बने, भाजपा ये संदेश भी देना चाहती है। एक और आपको स्मरण कराना चाहता हूं राघवेंद्र जी कि जिन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक सुदर्शन जी थे, उन्होंने ये दो बात कही थी। उन्होंने एक स्पष्ट कहा था कि 65 से ऊपर के लोग स्वेच्छा से छोड़ दे। उसमें अगर आपको याद हो, हमारे यहाँ वैरसिया से लक्ष्मीनारायण जी शर्मा ने घोषणा पहले कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक चुनाव वो नहीं लड़े, लेकिन कुछ लोग आकर के नानाजी देशमुख भी थे, निश्चित रूप से उन्होंने सारा का सारा छोड़ दिया था। तो भाजपा इस तरह के प्रयोग, ये ठीक है कि कहीं ना कहीं वो उसका क्षेत्रवाद के कारण या उसका एक राष्ट्रीय स्वरूप नहीं उभर पा रहा था, लेकिन वो प्रयोग बराबर कर रही थी। अब इस समय चूंकि भाजपा क्लाइमैक्स पर है, वो सबसे बड़ा दल है, सबसे ज्यादा प्रांतों में है, इस वक्त वो प्रयोग करके यही संदेश देना चाहती है कि राजनीति समाज सेवा का माध्यम है और अपने कार्यकर्ताओं को इसी दिशा में मोड़ना भी चाहती है। बिल्कुल। अब एक अंतिम सवाल था, लोग चाहें तो एक एक दो वाक्यों में दे दें, क्या बिना प्रशिक्षण के बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तालमेल के लायक बना पाएगी कि वो पुरानों से भी तालमेल रखे, जनता से भी तालमेल रखे
और पार्टी संगठन की लाइन पर भी चलें। रंजन जी, आपकी इसमें क्या राय है? क्योंकि पहले ठाकरे जी का प्रशिक्षण था, पटवा जी का प्रशिक्षण था, नारायण प्रसाद गुप्ता का प्रशिक्षण था, अब वैसे लोग कहाँ हैं? ये दिक्कत बीजेपी को आज महसूस हो रही है। आपकी राय 1-2 वाक्यों में। हाँ, इसमें जो मुख्य अंतर है राघवेंद्र जी, ये है, पहले कारपोरेट कल्चर नहीं था जी, समय के साथ अब कारपोरेट कल्चर आ गया है, कमिटमेंट में कमी आई है, चाहे वो वर्कर के, ऐसा नहीं कि वर्कर के स्तर पर नहीं है, सबके स्तर पे जी, चाहे वर्कर हो और चाहे लीडर हो। तो जाहिर वो कमिटमेंट जो प्यारेलाल खंडेलवाल जी, कुशवाहा ठाकरे जी उनके समय देखने मिलता था, वो तो नहीं दिखेगा। अब एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा हो गए हैं लोगों ठीक, के, तो जी। ऐसे में बहुत ही पार्टी को बहुत ही सावधानी चलना होगा, मुझे तो ही लगता है। बिल्कुल। जयश्री जी, आपकी इसमें कुछ राय? जी, जनता इतना जबरदस्त समर्थन है और इतना बड़ा गढ़ है मध्य प्रदेश बीजेपी का कि वो आजकल मतलब वही बात हो गई कि चेहरा महत्व नहीं रहा है, पार्टी का संगठन, पार्टी का बिल्कुल, कैडर इतना बिल्कुल, बड़ा है, तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए रमेश जी, है। आपकी 1-2 वाक्यों में देखिए, राय। निश्चित रूप से प्रशिक्षण देने वाले लोग अभी भी ये ठीक है कि चूंकि वो हमसे आयु में छोटे हैं। राघवेंद्र लंबे समय तक प्रचारक रहे हैं, जो इस समय कार्यालय मंत्री हैं। हितानंद को सब देख लीजिए, वीडी शर्मा को देख लीजिए, ये लोग छात्र जीवन से और किशोर वैसे संगठन को और विचार को इन लोगों ने जीवन का दान किया है। मैं समझता हूँ ये लोग ट्रेंड कर रहे हैं नए कार्यकर्ताओं को। कुल मिलाकर नड्डा जी ने जो कहा कि भाजपा में वंशवाद नहीं चलेगा, लेकिन जो स्थिति अभी चुनाव में है कि हम पूरे घर के बदल कर नए लोगों को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नगरीय चुनाव के नतीजे इस बात को प्रमाणित करेंगे कि भाजपा का ये प्रयोग कितना कारगर रहा और कितना कमजोर रहा, कितनी सुधार की जरूरत है। तो कुल मिलाकर बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।